किसके रूप में? इंद्रिय जनित अनुभव के रूप में ठीक है, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण किया जाता है अनुभव के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तथा यह प्रत्यक्षीकरण देखने यह प्रत्यक्षीकरण देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद और स्पर्श के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्पर्श के माध्यम से होता है। क्लियर है? स्पर्श के माध्यम से होता है। हो गया? उसके बाद लिखें जिससे संवेदना का विकास होता है। किसका विकास होता है? संवेदना का विकास होता है। संवेदना का विकास होता है। निर्मित संवेदना से किससे? संवेदना से। भाई संवेदना विकसित हो गई। निर्मित संवेदना से विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। सूचनाएं क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। अब जो आपने सूचना प्राप्त की उस वस्तु के बारे में, वो सूचना ही उस वस्तु का क्या है? ज्ञान है या क्या है? संज्ञान है। ठीक है, लिखें अतः प्राप्त सूचना ही संज्ञान कहलाता है। प्राप्त सूचना ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। संज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया कॉग्नेंस का मीनिंग, है ना, कि कॉग्नेंस क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। अब इस संज्ञानात्मक विकास के कितने पार्ट बताए थे मैंने? 3। एक क्या बताया था? मूर्त संज्ञान अधिगम। क्या बताया था? मूर्त संज्ञान अधिगम। एक क्या बताया था? अमूर्त संज्ञान अधिगम, है ना। और एक क्या बताया था? साहचर्य अंतरण अधिगम। ये बताया था, एसोसिएटिव लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है। मूर्त संज्ञान में मैंने क्या कहा था कि जब हम किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं? मूर्त प्रत्यक्षीकरण करते हैं। क्या करते हैं? मूर्त प्रत्यक्षीकरण। मतलब कल बताया था मैंने, जब हम हाथी को देखते हैं तो मूर्त प्रत्यक्षीकरण से उस वस्तु के बारे में प्राप्त सूचनाओं को हमारे दिमाग में एक प्रतिमा के रूप में, एक मानसिक संरचना के रूप में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। ये मानसिक संरचना ही क्या कहलाती है? मूर्त संज्ञान कहलाती है। जैसे हाथी को देखकर हाथी के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा कर हाथी की मानसिक प्रतिमा कहाँ बनाना? मस्तिष्क में बनाना, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्त संज्ञान अधिगम कहते हैं। लिख सकते हैं, कल बता दिया था ये सारी चीजें। लिखो मूर्त संज्ञान अधिगम किसी भी मूर्त विषय वस्तु का, किसी भी मूर्त विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से
किसी भी मूर्त विषय वस्तु का किसके माध्यम से? अब प्रत्यक्षीकरण पता है आपको कैसे करेंगे? 5 तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो प्राप्त सूचनाओं से मानसिक स्तर पर, प्राप्त सूचनाओं से कौन से स्तर पर? मानसिक स्तर पर एक प्रतिमा, मानसिक स्तर पर एक क्या? प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब समझ रहे हो क्या? एक पिक्चर, है ना? एक प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे हाथी को देखकर, जैसे किसको देखकर? हाथी को देखकर हाथी के बारे में मानसिक प्रत्यय, ऐसे गुरुजी कैसे हंस रहे हो आप? हाथी को देखकर हाथी के बारे में क्या? मानसिक प्रत्यय या स्कीमा का निर्माण करते हैं। हाँ, मेंटल कॉन्सेप्ट, मानसिक प्रत्यय, ठीक है? या किसका? मानसिक प्रत्यय को ही क्या बोलते हैं? स्कीमा कहते हैं ना। प्रत्यय का निर्माण करते हैं, स्कीमा का निर्माण करते हैं। इसे ही मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है, इसे ही मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है। मूर्त संज्ञान अधिगम कहा जाता है। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कल मैंने 2-3 शब्दावली और बताई थी, वो जनरल यूज की, मतलब एक शब्दावलियां हैं। प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यापहचान, पुनः प्रत्याभिज्ञान, है ना? पुनः प्रत्यापहचान या पुनः प्रत्यास्मरण। जब मैं आपको किसी विषय वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको प्रत्यय के बारे में ज्ञान करवा रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्याभिज्ञान। क्लियर है? प्रत्यय प्लस अभिज्ञान, प्रत्यय के बारे में क्या करवाना? ज्ञान करवाना। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी बात, जब दोबारा से मैं आपको इस बारे में पूछता हूँ कि ये क्या है, जो मैंने तुम्हें समझा दिया, और अब मैं तुमसे उस प्रत्यय के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्मरण। क्या कहते हैं? प्रत्यास्मरण। और अगर आप उसके बारे में एक बार मान लीजिए नहीं बता पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं बता पाता है, तो मैं तुम्हें दोबारा समझाऊं, तो ये हो गया पुनः प्रत्याभिज्ञान। क्लियर? और फिर वापस तुम बता दो तो इसको क्या कहेंगे? पुनः प्रत्यास्मरण। तो ये शब्दावलियां क्या है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि इनसे क्वेश्चन की भाषा बनेगी आगे चलकर। आप जर्नल शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए। भाषा इसकी आएगी, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज आती है, उसको पहले समझना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना होता है। उत्तर बाद में देखने हैं। सबसे बड़ा रोड़ा पता है क्या है? साइकोलॉजी के क्वेश्चन को समझना कि वो क्या चाह रहा है। जैसे आप इतिहास के क्वेश्चन को समझते हो, पॉल साइंस के क्वेश्चन को या ज्योग्राफी के क्वेश्चन को समझते हो ना, वो भाषा इसमें नहीं मिलती है। इसमें भाषा बहुत अलग मिलेगी, इसी की शब्दावली को मिलेगी, और वही चैलेंज होता है हमारे लिए। बाकी चैलेंज नहीं है। उत्तर तो हमें आ रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक। अब दूसरा लिखो, अमूर्त संज्ञान अधिगम। अमूर्त संज्ञान अधिगम, अमूर्त संज्ञान अधिगम। देखें क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा बता दो।
मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा ये बता दो जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी मूर्त विषय वस्तु की कल्पना और तुलना के माध्यम से जो वस्तु हमने नहीं देखी है, ठीक है, उसके बारे में भी क्या कर लेना, मानसिक संरचना का विकास कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने जो बताया वो क्या किया इन्होंने, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यापहचान, प्रत्यास्मरण, क्या किया था, प्रत्यास्मरण, ठीक है ना। और मैं जो बता रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, पुनः प्रत्याभिज्ञान। क्लियर है बात। ये ऐसे शब्दों को जचाओगे ना दिमाग में, तब जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौटेगा। लेकिन जब एक बार इन पे पकड़ बन गई तो बिल्कुल फिक्स जम जाएंगे दिमाग में, हिलेंगे नहीं, फिर तुम ये समझने लग जाओगे। क्लियर। लिखो, जब अमूर्त विषय वस्तु से, सॉरी, मूर्त विषय वस्तु से, जब मूर्त विषय वस्तु से कल्पना एवं तुलना के माध्यम से, जब मूर्त विषय वस्तु से, मूर्त विषय वस्तु से क्या, कल्पना एवं तुलना के माध्यम से अमूर्त विषय वस्तु के बारे में, कल्पना एवं तुलना के माध्यम से क्या, अमूर्त विषय वस्तु के बारे में क्या बनाओगे दिमाग में, शब्द दो मुझे, क्या चीज बनाओगे दिमाग में, क्या कोई प्रतिमा, कोई संरचना, कोई मेंटल कॉन्सेप्ट, स्कीमा, यही तो बनाओगे। अरे दिमाग में कोई छवि बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब छवि शब्द तो किसका है, हिंदी का है। यहाँ पर हम या तो मानसिक संरचना बोलो, क्योंकि जो संरचना बन रही है वो कहाँ बन रही है, दिमाग में बन रही है, तो इसको मेंटल स्ट्रक्चर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। या इसको प्रतिमा बोलो, या इसको आप स्कीमा बोलो, है ना, या आप इसको मानसिक प्रत्यय मेंटल कॉन्सेप्ट बोल दो, या इसको प्रतिबिंबन कह दो। प्रतिबिंब बनाते हैं कि नहीं बनाते उस वस्तु का, ये तो बना रहे हैं। तो जब मूर्त विषय वस्तु से कल्पना और तुलना के माध्यम से अमूर्त विषय वस्तु के बारे में मानसिक संरचना या प्रतिमा का निर्माण किया जाए, मानसिक संरचना या, मैडम आप 10 मिनट बाद से स्टार्ट करना अपने दिमाग को, है ना, अभी मत छेड़ना दिमाग को, फालतू तुम उलझ जाओगे। क्योंकि ये मैंने कल जो समझा दिया था मैं उसको लिखवा रहा हूँ, और आप आए थे बिल्कुल लास्ट में। हाँ, मानसिक संरचना या क्या, प्रतिमा का निर्माण किया जाए, तो ऐसी मानसिक संरचना, ऐसी मानसिक संरचना क्या कहलाती है, अमूर्त संज्ञान अधिगम कहलाती है। अमूर्त संज्ञान अधिगम कहलाती है। जैसे, जैसे किसको देखकर क्या, लिखें, हाथी की तुलना व्हेल से करते हुए, हाथी की तुलना किससे करते हुए, व्हेल से करते हुए, हाथी की तुलना किससे, व्हेल से करते हुए, व्हेल के बारे में, व्हेल के बारे में क्या करना, मानसिक संरचना का विकास करना, व्हेल के बारे में मानसिक संरचना का विकास करना। मतलब हमने व्हेल नहीं देखा है, हमने क्या देखा है, हाथी। तो हमने क्या कहा कि हाथी से 30 गुना बड़ा जानवर, इससे हमारे दिमाग में व्हेल का आकार तय हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी तुलना किससे की हमने, मछली से। तो मछली का जैसा सेफ होता है वैसा का वैसा सेफ किसका होता है, व्हेल का होता है। तो उस आकार को हमने एक आकृति दी कि नहीं दी, और हमारे दिमाग में एक बड़ी मछली का क्या बन गया, चित्र बन गया। जो चीज हमने नहीं देखी है फिर भी हमने उसकी क्या कर ली, कल्पना की कि नहीं की।
तो अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने न हो। और मूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने हो। यहाँ तक क्लियर है? तो हाथी को देखकर व्हेल के बारे में क्या करना? मानसिक संरचना का विकास करना। क्लियर? कुछ पूछ रही हो? हाँ 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 हाँ। वो मूर्त स्कीमा है, मूर्त में आएगी। सामने तो नहीं है, लेकिन स्कीमा तो बन चुका ना। वो तो प्रत्यय स्मरण है ना। जो चीज देख कर स्कीमा बनी, वो तो मूर्त स्कीमा। और जो चीज देखी नहीं, वो अमूर्त है। जो चीज नहीं देखी उसके बारे में कल्पना करवा रहा हूं मैं, तो उसके बारे में संरचना बनवा रहा हूं। आपने हाथी देखा हुआ है, हाथी आपने देख लिया, तो हाथी के बारे में आपके पापा ने आपको बता दिया, तो पापा जी क्या करवा रहे हैं? प्रत्यय विज्ञान। तो ये शब्द किस लिए लेके गया हूं मैं? और जब तुम वापस हाथी को देखोगे, है ना, तो पापा जी नहीं है अब आपके साथ में, अब आपका दिमाग है। और दिमाग में ये बात बताई गई है कि लंबी सूंड, दो बड़े कान, दो बड़े दांत, ये है क्या? इसका नाम हाथी है। उसको देखकर आपका दिमाग रिकॉलिंग में आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। और तब आपका दिमाग ही उसको शब्द देगा कि ये क्या है? हाथी है। ठीक है? तो उसका तो हमने मूर्त प्रत्यक्षीकरण से स्कीमा का निर्माण किया था। अब मान लीजिए कोई मेरे जैसे ही कोई आदमी एक और हो, है ना, मुझे आपने देख रखा है, और फिर कोई आदमी मेरे जैसी शक्लो सूरत का लगभग समान सा आदमी आए, वो पढ़ाने लग जाए, तो आप क्या कहोगे? अरे ये उन सर के जैसे दिखते हैं। लेकिन आपने मुझे देखा ही नहीं हो। आई बात समझे? तो क्या आप ये बात कर सकते हो क्या? या मैं आपको 5 साल बाद, मान लीजिए आप किसी स्कूल में लग गए, है ना, तब तक मैं एडीओ तक पहुंच जाऊंगा, या बड़ी पोस्ट पर और थोड़ा सा पहुंच जाऊं, और मैं तुम्हारे स्कूल पे जांच करने आऊं, तो तुम क्या सोचोगे? यार ये तो वो सर है। देखा हुआ तब बता पाओगे या ऐसे बता दोगे? देखे हुए। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी क्या बनाई है? पहले मुझे मूर्त रूप से देखा हुआ है, प्रत्यक्ष, तब जाके तो स्कीमा बनी कि नहीं बनी। और जब 5 साल बाद याद करोगे, तुम देखोगे यार लग तो वो ही रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी जिस ब्लॉक में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे 13 स्टूडेंट जो पढ़े हुए मेरे से, वो कार्यरत हैं। उनमें से 4 तो ज्योग्राफी के लेक्चरर ही हैं, जो ऊपर फोटोज लगी हुई हैं 2018 वाले बैच के, उसमें 4 तो फोटोज मेरे ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और लगभग 6 स्टूडेंट ग्रेड 3 के, या जयपुर या जोधपुर से पढ़े हुए लगे हुए हैं। तो मैं जैसे ब्लॉक का ट्रेनी प्रभारी हूँ, सारी ट्रेनिंग्स मेरे अंडर में होती हैं। तो जैसे ही सबसे पहला जो वेलकम स्पीच होता है, ट्रेनर आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेने के लिए टीचर्स आते हैं, तो आकर देखते हैं, तो कई ऐसे सोचते हैं, मेरी तरफ ऐसे देखकर सोचते हैं, यार लग तो वो ही रहे हैं। अब उनकी डिलेमा को समझ जाता हूँ मैं कि ये क्या सोच रहे हैं। जो आदमी अजीब अजीब देखेगा तो लगेगा ना कि हाँ ये कुछ जानना चाह रहा है। वो इधर आओ, वो कुछ सोच रहे हो? बोलो हाँ सर। बोले सर आप? हाँ वही। तब उनको फिक्सेशन हो जाता है कि हाँ वही बोल रहे हैं। बोले सर आप कैसे? वो क्यों, मैं क्यों नहीं? अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वो एक मूर्त स्कीमा होती है कि नहीं होती है? तो ये फर्क पड़ता है उस चीज का। जब हम देख चुके होते हैं तो दिमाग में स्कीमा बनती है, दिमाग फिर उसको रिकॉलिंग करता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अमूर्त हो गया। उसके बाद लिखो साहचर्य अंतरण। साहचर्य अंतरण। हमारे पास जमा पूंजी क्या है? जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो रिजल्ट लगा वही तो है हमारे पास, और है क्या? मास्टर के पास बहुत बड़ी धन दौलत है, वो कुछ नहीं मिलती है उसके पास में। बचे कुछ उसके जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वही होते हैं, वही जमा पूंजी है उसकी, यह ध्यान रखना। और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट भाई कहीं मिल जाता है, तो वो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार ये पढ़े थे और आज ठीक है। बात ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बस बात है फीलिंग की, है ना, फील अच्छा होता है, अच्छा लगता है। जब ने वो हिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट रहे मेरे, तो जब साथ पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर है हिस्ट्री के, तो जब साथ पढ़ाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है।
और मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी बनो लेक्चर और फिर साथ पढ़ाओ। उससे बड़ी एक टीचर के लिए खुशी क्या होगी। मेरे लिए तो 2018 के बैच से, जिसमें मैं पहले चूरू कार्यरत था, वहाँ पर मैंने फेसबुक पे डाल रखी है पोस्ट, यहाँ पढ़ा रहा था और रिजल्ट आ गया था फर्स्ट ग्रेड का। तो मेरे पास कॉल आया कि सर हमें ज्वाइन करना है और आप स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हों तो आपकी उपस्थिति में स्कूल ज्वाइन करें। तो मैं चला गया, मुझे ध्यान नहीं था कि जो ज्वाइन करने वाला है वो कौन है। तो मैं जैसे वहाँ गया तो मुझे 2 महिला अभ्यर्थी मिले और दोनों ने जाकर जैसे मैं एंटर किया तो उन्होंने ऐसे पाँव छूने की कोशिश की। अब सरकारी सिस्टम में इतना जल्दी सरकारी मास्टर कोई पाँव छूए ऐसा लगता नहीं है। तो मैंने कहा रुको भी, बात क्या है। बोला आप ही सर सुरेंद्र सर हो ना, मतलब इंचा। हाँ, बोला सर हम आपके स्टूडेंट हैं और यहीं से पढ़े हुए थे वो, इसी कोचिंग से। और फिर मैंने उनको ज्वाइन करवाया, 2 साल तक वो मेरे साथ रहे। फिर मैं यहाँ जयपुर आ गया, फिर जयपुर ट्रांसफ़र हो गया। तो जब आप साथ काम करते हैं, एक वो होता है ना कि स्टाफ में भी आपको एक रेस्पेक्ट मिलता है कि यार ये भी सेम पद पर ये भी है, लेकिन एक एक वो है, डिस्टेंस भी है, रेस्पेक्ट भी है। ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। सबसे अच्छी फीलिंग टीचर के लिए यही होती है। अब देखो साहचर्य का मतलब क्या है, इस चीज को समझें आप। साहचर्य अंतरण, इसमें क्या होता है कि एक क्रिया हो रही है, इस एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी साथ में संपन्न हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं, थॉर्नडाइक प्रयोग पढ़ेंगे अपन आगे चलकर। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ, पूरा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। ये गेट है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, खाना, और ये लीवर है, ठीक है। बिल्ली लीवर को क्या करती है, दबाती है। लीवर को क्या करती है, दबाती है, और दबाने से बाहर रखे भोजन को क्या करती है, खाती है। क्लियर। तो पहली प्रोसेस क्या है कि बिल्ली लीवर दबाना सीखती है। क्या सीखती है, लीवर दबाना सीखती है। ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर मैं इस खाने को 1 फीट ऊपर रख दूं, यही खाना ऊपर है स्टूल के ऊपर, है ना, ये मैंने स्टूल के ऊपर इस खाने को रख दिया, तो बिल्ली के लिए जो भोजन की गंध है वो यहाँ से भी उतनी जा रही है, और 1 फीट ऊपर है वहाँ से भी उतनी जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे ही बिल्ली बाहर आएगी तो बिल्ली को भोजन नीचे न मिलकर क्या मिला, थोड़ा सा ऊपर मिला। तो क्या बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए अपने दोनों पैरों पर खड़ी होगी कि नहीं होगी। भाई उसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है। तो पहली चीज तो क्या हुई, उसने लीवर दबाना सीखा। अगर भोजन नीचे होता तो केवल उसने क्या सीखा, लीवर दबाना, जाके खाना खा लिया। लेकिन अगर हम भोजन को, उन्हीं परिस्थितियां सेम है, बस अंतर क्या किया कि भोजन को हमने क्या कर दिया, 1 फीट ऊपर रख दिया। अब अगर बिल्ली को भोजन चाहिए तो उसको अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर ही भोजन करना पड़े, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है बात। और ऐसे हम लगातार कर रहे हैं। तो बिल्ली लीवर दबाएगी, बाहर जाएगी और क्या करेगी, दोनों पांव पर खड़ी हुई और अपने खाने को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। साहचर्य का मतलब क्या होता है, साथ साथ। क्या होता है, तो बिल्ली ने अपने व्यवहार में एक तो लीवर दबाने को सीखा, और एक कौन सी प्रक्रिया का ट्रांसफर हुआ, 2 पैरों पर खड़ा होकर खाना प्राप्त करना। जबकि पहले तो एक ही प्रक्रिया हो रही थी, और हमने अब इस एक लीवर दबाने की प्रक्रिया के साथ साथ क्या, साथ साथ बिल्ली के व्यवहार में दोनों पैरों पर खड़ा होकर खाना खिलाना सिखाया कि नहीं सिखाया। मतलब उसी के साहचर्य में एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी उसने प्राप्त की कि नहीं की, हाँ या ना।
एक काम सीख रहे हो आप, और एक काम को सीखने के साथ साथ आप दूसरा काम भी उन्हीं परिस्थितियों में वैसे ही के साथ, जो क्रिया चल रही है उसके साथ साथ दूसरी क्रिया का भी क्या हो जाए, स्थानांतरण हो जाए। पहली क्रिया क्या है, लीवर का दबाना, यही तो हुआ ना। और दूसरी क्रिया क्या है, दोनों पैरों पर खड़ा होकर खाना प्राप्त करना। ठीक है, क्या हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, क्या कोई खास नहीं किया। उस वातावरण में सारी चीजें वही हैं जो हैं, एक स्थिति बदली है, क्या, खाने को 1 फीट ऊपर कर दिया। तो हमने क्या किया, समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, पहली अधिगम प्रक्रिया क्या है, बोलो, लीवर दबाना, और दूसरी अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो एक प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया भी सिखा दी कि नहीं सिखा दी, इसी को बोलते हैं हम अधिगम का साहचर्य अधिगम स्थानांतरण। बिल्ली ने अपने संज्ञान में एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया को भी सीख लिया, इसको एसोसिएटिव लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। जैसे थॉर्नडाइक प्रयोग में बिल्ली लीवर दबाने के साथ साथ यदि खाने को ऊपर रख दिया जाए तो बिल्ली लीवर दबाने के साथ साथ दोनों पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, साहचर्य अंतरण कहते हैं। इज दैट क्लियर। को डाउट है किसी को, लिख सकते हैं, लिखो। लिखें, अधिगम साहचर्य अंतरण है ना, लिखें। इसके अंतर्गत एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, इसके अंतर्गत एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, हाँ अब समझ में आ गया, एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी, दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी सीख लिया जाता है, सीख लिया जाता है, को भी सीख लिया जाता है। जैसे जैसे थॉर्नडाइक प्रयोग में, जैसे कौन से प्रयोग में, थॉर्नडाइक प्रयोग में भूखी बिल्ली लीवर दबाना सीखती है, भूखी बिल्ली लीवर दबाना सीखती है, और यदि बाहर रखे भोजन को, और यदि किसको, बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, बाहर रखे भोजन को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, लिख दिया, तो बिल्ली लीवर दबाना सीखने के साथ साथ, तो बिल्ली लीवर दबाना सीखने के साथ साथ दोनों पैरों पर खड़ा होना भी, दोनों पैरों पर क्या, खड़ा होना भी सीख जाती है। दोनों पैरों पर खड़ा होना भी क्या कर जाती है, सीख जाती है। क्लियर। तो ये तो हो गया पहला, कौन सा, आपका संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। क्लियर है यहाँ तक। तीनों के एग्जाम्पल वगैरह बता दिए हैं। हाथी के बारे में जानकारी, हाथी की तुलना व्हेल से करना, और क्या करना, एक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी क्या कर लेना, सीख लेना। क्लियर। उसके बाद में एक शब्द आता है क्रियात्मक अधिगम।
क्या आता है? क्रियात्मक अधिगम। अब अगर हम बात करते हैं क्रिया अधिगम की, तो क्रियात्मक अधिगम को हम गामक अधिगम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गामक। गामक अधिगम या गतिक अधिगम। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से सारे, जैसे आप स्वेटर बुनना सीख रही हैं, ठीक है, जब तक आप सलाइयों का उपयोग नहीं करोगी, दिमाग में कितनी देखते रहो दूसरे को बनाते बनाते, ओके? क्या तुम देख देख कर बिना हाथों को उपयोग किए हुए स्वेटर बना सकते हो क्या? उसमें हाथों की गति आवश्यक है कि नहीं है? है ना? मैं कितना ही तालाब के किनारे पे बैठकर दूसरों को तैरते हुए देखता रहूं, क्या मैं कभी भी जिंदगी में तैरना सीख सकता हूं क्या? नहीं। अगर मुझे तैरना सीखना है तो मुझे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या है कि मुझे मेरे हाथ पैरों को गति देनी ही पड़ेगी। अगर आपको स्वेटर बनानी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सलाइयों का उपयोग हाथों से करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते, चाहे कितनी देर तक कितने दिनों तक देखते रहो आप। उस प्रोसेस को सीखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मांसपेशी गति करवानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है? रोटियां बना रही हो आप, है ना, जब तक आप रोटी खुद नहीं बनाना सीखोगी, बेलना नहीं सीखोगी, तब तक रोटी बन सकती है क्या? कितने ही दिन देख लो मम्मी कब कैसे बना रही है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, लेकिन जब तुम हथियार संभालोगे ना, तो उस समय पहली बार तो जब कितना भी देख रखा हो, मांसपेशियों को आदत नहीं है ना, तो क्या वो सही बनेगी? क्या नहीं बनेगी। जब तक तुम इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तब तक आपको वो चीजें नहीं आनी। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें गामकता या उन्हें सीखने के लिए मांसपेशीय गति का होना क्या है? आवश्यक है। तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है? गतिक अधिगम या क्रिया अधिगम कहलाता है। जैसे तैरना सीखना है, एक क्रिया अधिगम है, क्योंकि जब तक तैरने के लिए आप अपने हाथ पैरों को क्रिया नहीं करवाओगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। स्वेटर बुनना सीखना है, जब तक आप स्वेटर नहीं बुनोगे खुद तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी समझ में, ये ध्यान रखना। रोटी बनाना सीखना है, स्वेटर बुनना सीखना है, या साइकिल चलाना सीखना है। कितनी देर तक साइकिल देखते रहो, उसको जगाओ, वापस लाओ, हाँ क्लास में आ भाई। आप साइकिल चलाओ, जब खुद साइकिल पे चढ़ोगे ना, और जब अजीब अजीब लगेगा, डरने का डर, गिरने का डर, घुटने छिलने का डर, है ना, और फिर कांपते हुए हाथों से आगे चलाओगे धीरे धीरे, जब तक आप पैरों से वो जो पैडल मारना है वो नहीं चेक करोगे तब तक आपको साइकिल नहीं आनी है। लोगों को कितने घंटों तक तो यूट्यूब पर कुछ भी करके देख लो, जब तक तुम अपनी मांसपेशियों को उस क्रिया में नहीं डालोगे तब तक वो नहीं आना है। ठीक है, इसका मतलब केवल संज्ञान अधिगम ही नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको अपनी मांसपेशियों को क्रियाओं में भी क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो ये करके सीखने वाला अधिगम है, और जब तक आप करके सीखोगे तो करके सीखने के लिए आपको मांसपेशियों को क्या करना पड़ेगा? क्रिया करवानी पड़ेगी। तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है? क्रिया अधिगम कहलाता है। क्लियर है बात? कि मतलब जिन क्रियाओं में, जिस अधिगम में क्रिया यानी कि मांसपेशीय गति का होना क्या हो? आवश्यक हो, वैसा अधिगम क्या कहलाता है? क्रिया अधिगम कहलाता है। लिख सकते हैं? लिखो। क्रियात्मक अधिगम, ऐसा अधिगम जिसमें गामक या गतिक क्रियाओं का, ऐसा अधिगम जिसमें गामक या गतिक क्रियाओं का होना गामक या किसका? गतिक क्रियाओं का होना आवश्यक है। जैसे तैरना सीखना, तैरना सीखना, खाना बनाना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना।
स्वेटर बुनना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना। मीनिंग समझ में आ गया। फिर आता है भावात्मक अधिगम। तीसरा क्या आएगा बेटा? भावात्मक अधिगम। यही तो है ना तीसरा, भावात्मक अधिगम। और भावात्मक अधिगम की बात करें तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं जिसमें शब्दों, संकेतों, चित्रों, भावों, रेखा चित्रों के माध्यम से क्या हो? सीखना हो। ठीक है, शब्दों के माध्यम से हमने कोई शब्द लिखा, उसमें कोई भाव छिपा हुआ है, हमने कोई संकेत बनाया, हमने कोई चित्र बना दिया, आप उसका कोई एक निश्चित अर्थ ले रहे हो। ठीक है, या किसी भाव को देखकर, जैसे मैं यूँ करता हूँ है ना, या आंख निकालता हूँ, या फिर ऐसे बिल्कुल मासूमियत के साथ, मतलब अलग अलग चेहरे पे क्या आएंगे? भाव। तो उस अलग अलग भाव का अलग अलग अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस और नो? निकलेगा ना। इसका मतलब जब हम रेखा चित्रों, भावों, या आप पिक्चर हॉल में मूवी देखने गए, ठीक है, तो वहाँ अंदर दो ही और सी के यूरिनल के बाहर, बाथरूम वगैरह जो फैसिलिटीज होती हैं उसके बाहर लड़के और लड़की के अलग अलग एक छोटे छोटे चित्र बने होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या वो ये कह रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की का बाथरूम है? उस चित्र को देखकर हमने भाव समझा कि ये यूरिनल लेडीज के लिए है, ये किसके लिए है? जेंट्स के लिए। यस और नो? क्लियर हो गया बात? ठीक है, यहाँ से हमें चले और हमें कहाँ जाना है? मान लीजिए टोंक जाना है। ओके, तो टोंक जाना है, तो यहाँ से हम सीधे गोपालपुरा गए, फिर हमने देखा है किसी बोर्ड के ऊपर, और टोंक का रास्ता किधर दिखा रखा है? इस साइड में दिखा रखा है। क्लियर है बात? और इधर दिखा रखा है, तो हम उस संकेत को अपने भाव में पढ़ेंगे कि हमें जी किधर जाना है। निर्णय लिया कि नहीं लिया? लिया ना। या कोई बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे दुबक कर बैठा हुआ है, सुबक रहा है ना, तो हमारा भाव क्या आएगा कि बच्चा डरा हुआ है, आंखें फटी हुई हैं, है ना, दुबका पड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, सहमा हुआ है। ओके, और सुबक रहा है। मीनिंग समझ रहे इस बात को? तो हम एक क्या क्या भाव लगाएंगे उसका? बच्चा क्या हुआ है? डरा हुआ है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पर ये एक साइन बोर्ड है, ठीक है, लोहे का पतरा मान लो या कुछ भी मान लो, नॉर्मल सा। और हमारे गांव के अंदर डीपी लगी होती है बिजली की, करंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए डीपी नहीं लगी होती है, ट्रांसफार्मर। जहां डीपी लगी होती है उसके बाहर ऐसे और यहाँ हल्का सा ये लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ ये खोपड़ी बना रखी होती है ना, ऐसे ही बना बुनों के, या दो हड्डियों को क्या करते हैं? क्रॉस करवा के और व्हाइट कलर से उसके ऊपर छाप देते हैं। इसका भाव क्या है? जाके उस डीपी को गले लगाना है या उससे दूर रहना है? ये भाव ही तो है ना। क्या ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो साइन बोर्ड है, ये थोड़ी मारता है आदमी को। भाई ये तो एक लोहे का क्या था? प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर हमने क्या बनाया? सिर्फ चित्र बनाया। समझे इस चीज को? ये चित्र थोड़ी मारता है, ये चित्र एक रिप्रेजेंटेशन है, एक संकेत है। क्या? कि आगे जाना क्या है? मना है। या हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और दो रास्ते
यहाँ से फट रहे मान लीजिए, क्लियर है। और इन दो रास्तों से इधर यहाँ पर ये ऐसा साइन बोर्ड लगा रखा हो, तो आप उस रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में एक भाव आएगा कि आगे खतरा हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं, या कोई काम चल रहा होगा, या कोई नुकसान हो सकता है, तो आप आगे नहीं जाते हैं। इसका भाव समझ में आ गया आपको कि जब हम दो हड्डियों को क्रॉस करवाते हुए किसी सिंबल को देखते हैं, संकेत को देखते हैं, तो इसका मतलब होता है आगे जाना क्या है, मना है। या हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, तो पिक्चर हॉल में जाते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे एक सिगरेट होती है, ठीक है, और इस सिगरेट को यूँ क्या करते हैं, जला रखा होता है, और उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान होता है। क्या वास्तव में सिगरेट जल रही है? नहीं जल रही ना, लेकिन इसको देखकर हम क्या समझते हैं, धूम्रपान निषेध है। मीनिंग समझ में आ रहा है बात क्या बताना चाह रहा हूँ? तो जब हम किसके माध्यम से, शब्दों, संकेतों, चित्रों, भावों, रेखा चित्रों के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है, भाव अधिगम कहलाता है। क्लियर है? अब एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो क्वेश्चन आया है वो, ओके, मुकेश गली से गुजर रहा है, ठीक है, उसने एक कुत्ते को देखा। किसको देखा? कुत्ते को देखा। कुत्ते के मुंह से क्या लगा है, खून लगा है। देखा कि कुत्ते के मुंह से क्या लगा है, खून लगा है। इसे देखकर मुकेश क्या हो गया, डर गया। क्लियर? और दूसरी गली की तरफ चला गया। दूसरी गली की तरफ क्या हो गया, चला गया। क्लियर? अब आपको ये बताना है कि उपरोक्त कथन में, सर ध्यान दो पीछे, गुरुजी, उपरोक्त, आप इधर आ जाओ, या आप हल्के से फ्लक्चुएट हुए, मैं पहुंचा, ठीक है। मेरे में और बाकी जनरल टीचर्स में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। हल्का सा भी आप फ्लक्चुएट होगे, मैं आपके इम्पल्स से जान लूंगा कि कौन सी स्थिति में हो। मुकेश कहाँ, गली में गया, क्या दिखा, मुंह में क्या लगा है, खून लगा है, उससे क्या हो गया, डर गया और दूसरी तरफ चला गया। आपको ये बताना है ये उपरोक्त कथन में कौन सा अधिगम है, भाव अधिगम है। क्लियर है बात? उसने कुत्ते को देखा, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, कुत्ते को देखा, देखना प्रत्यक्षीकरण है, और कुत्ता सामने है, तो ये मूर्त संज्ञान अधिगम है, ठीक है। दूसरा क्या, उसको डर लगा, ये भाव है। भाव अधिगम हो गया, दो आ गए क्या? अब तुम धीरे धीरे, अब एक और सोच रहे हो तुम कि अब दो हैं तो तीसरा भी होगा, होगा और है। चला गया, गति की कि नहीं की, क्रिया नहीं हुई क्या? दूसरी गली में चला गया। इतने इतने रिजर्व क्यों हो रहे हो? आराम से खुलकर बैठो ना, आराम से, क्या 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 दिक्कत है? कहाँ से आप? बैरोड से? अरे अब तो जिला बन गया तुम्हारा बैरोड। जी, ऐसे नहीं है, मैं जहाँ पोस्टिंग है ना, उसके साथ सबसे बड़ा इतिहास है। दूदू ग्राम पंचायत से जिला बना है। तो तुम्हारा तो बहुत विकसित सिटी है ना, बहरोड तो बड़ा विकसित है, मतलब बॉर्डर एरिया का बहुत डेवलप्ड एक वो है, कस्बा है ना। हमारा तो ग्राम पंचायत है, सरपंच बैठता था, उससे हमने जिला बनवा दिया। क्या बात कर रहे हो? जीके का क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम पंचायत से सीधा जिला कौन बना? नगर पालिका नहीं, कुछ नहीं, सीधा ये लो,
जिला बना दिया। ये है क्रिया अधिगम, ये है भाव अधिगम। किसको देखा? कुत्ते को। मूर्त संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण किया कि नहीं किया? ये सीटेट 2017 में पूछा है। अब जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो डर गया, उसने डर को क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। स्टेटमेंट में जो कथन दिया था ना, उसमें डर को क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। तो तुम्हारा सारा ध्यान किस पे चला गया? जैसे अभी गया था, तुमने फोकस किस पे किया? मैं जहां पर आपको ले जाना चाहता था, आपने उस पर फोकस किया। मैंने जोर दिया कि मुकेश डर गया, है ना, तो तुमने किस पर फोकस किया? डर पर। और क्योंकि ये भाषा बिल्कुल सामान्य थी, तुमने ये चीज सोच ही नहीं पाया। और दूसरी बात, मैं क्योंकि भाव अधिगम पढ़ा रहा था, तो तुम्हारा माइंड वहीं पर फोकस्ड था। जब तक आप एक चीज पर कंसंट्रेट करोगे, तब तक मामला नहीं बैठेगा। आप उस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या और कुछ हो रहा है, उन चीजों पर भी ध्यान दो। क्वेश्चन की भाषा कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा में 3 स्टेटमेंट होते हैं, पहला, बीच का, लास्ट का। पहला और लास्ट का आपस में जुड़े होते हैं। बीच वाला आपका डाइवर्जन होता है, जो आपको भटकाएगा, वो एक अलग दिशा में लेके जाएगा। पहला और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिंकअप होता है, ठीक है। तीनों को सोच समझकर सवाल देखना है, तब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने एक उसी चीज पर छोटे से फोकस कर लिया, तो पहले 2 ऑप्शन उस छोटी सी चीज को जो फोकस करेंगे ना, उससे संबंधित हो गए। तीसरे से चौथा ऑप्शन पे ओवरऑल पे जाएगा वो। लेकिन दिमाग में जैसे आपने किस पे फोकस कर लिया, वैसा का वैसा उत्तर कहाँ होता है? पहला ऑप्शन होता है। तो तुरंत दिमाग प्रेशर को रिलीज करना चाहता है, और उसने क्या कर दिया? ले लो, है ना। और अब हमारे 2 और 2 5 हो गए, तो 2 और 2 5 ही होते हैं। वो 2 और 2 4 कब होंगे? 3 घंटे बाद, जब बाहर आएंगे ना, कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। लेकिन दिमाग ने एक बार ठान ली पेपर के टाइम पे कि 2 और 2 क्या होते हैं? 5, तो 5 ही रहते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं दिमाग में, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस हमें एक्टिव रखता है ना। जैसे कि सुबह आपको जल्दी यहाँ आना था 7 बजे, अब कईयों की 8 बजे आ रहे थे आप लोग, तो अब आपको 1 घंटे पहले से साइकिल चलानी पड़ी कि नहीं चली? आपकी बायोलॉजिकल साइकिल 1 घंटे पहले होगी कि नहीं होगी? हुई ना, है ना। 3-4 दिन तक रहेगी ये, 3 दिन तक रहोगे। उसके बाद वापस आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वापस सही सेट हो जाएगा। 3 दिन तो परेशान हो गए, फिर वापस अब फिर तुम्हें लगेगा कि 8 बजे नहीं 7 बजे, अब 7-8 ही बजे हुए हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाओगे। ये चीज़ें ब्रेन में रहती हैं, ध्यान रखना। और फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने आप को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सुबह जल्दी उठना कि मैं कोचिंग में लेट ना हो जाऊं, ये है यू स्ट्रेस, सकारात्मक दबाव, और इस वजह से तुम उठ जाते हो। लेकिन संडे है और आपकी छुट्टी है, उस दिन ब्रेन के अंदर क्या नहीं बनेगा? यू स्ट्रेस नहीं बनेगा, तो आप नहीं उठोगे, रिलैक्स में आराम से 9-9:30 बजे तक उठोगे। कुछ लोग तो और भी लंबी तान देते हैं, 11 बजे तक भी उठते हैं। होता है कि नहीं होता है? अरे सही कह रहा हूँ मैं। और आजकल तो गर्ल्स बॉयज से बहुत आगे हैं हर मामले में, है ना। खाने से हो चाहे पीने की चीज़ों में हो, किसी भी, अब बहुत आगे हैं आजकल, है ना। जयपुर तो चल ही बहुत कुछ। हाँ, तो मैंने तो लाइव देखे हैं एग्जाम्पल कि शाम को बैच 7:30-7, 8 बजे ख़त्म होते थे, तो मुझे जहाँ से जाना होता था, वहाँ एक ऐसा पॉइंट आता था कि वहाँ से आराम से देखा जा सकता था कि क्या खरीदा जा रहा है। तो स्कूटी के ब्रेक बहुत जल्दी से लगते थे, और अखबार में कोई चीज़ लपेटी होती थी, बैग में डलती, व्रर, ये लो सब गायब, है ना। तो मैंने सोचा यार वो गजब है, काम तो बढ़िया है ये। अलग अलग अनुभव है लाइफ के। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कभी पढ़ाऊंगा, तो खाने पीने की चीज़ों के मामले में मैं भी कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, लिंग भेद नहीं करूंगा कि भाई केवल खाने पीने का काम लड़के ही करते हैं ना। आजकल सब बराबर हैं, सब बराबर है ना।
लिखो भावात्मक अधिगम, लिख थोड़ी लिया अपन ने, लिखो इसके अंतर्गत जब शब्दों, संकेतों, भावों, चित्रों व रेखा चित्रों के माध्यम से सीखा जाए, रेखा चित्रों के माध्यम से सीखा जाए तो इसे भाव अधिगम कहते हैं। जैसे यदि किसी साइन बोर्ड पर दो हड्डियों को क्रॉस करवाते हुए किसको, दो हड्डियों को क्रॉस करवाते हुए चित्र बनाया जाता है, तो इसका अर्थ है आगे जाना मना है या खतरा या प्रवेश निषेध है। ये तो होते नहीं इनके अर्थ। प्रवेश, एंट्री क्या है, इनहिबिट है ना, प्रवेश क्या है, निषेध है। ओके, तो ये एक भाव लिया हमने उसका। वो साइन बोर्ड आपको नहीं खा रहा है, साइन बोर्ड कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमने भाव लिया। अब लिखो एग्जाम्पल, सामान्य है ये वाला क्वेश्चन, लिख लो कैसे भी लिखो। मुकेश एक गली में मुंह से खून लगे कुत्ते को देखता है। मुंह से किसको, खून लगे कुत्ते को देखता है, मुंह से खून लगे कुत्ते को देखता है, जिससे मुकेश को डर लगता है। मुकेश को क्या लगता है, डर लगता है, और मुकेश डरकर दूसरी तरफ चला जाता है या दूसरी गली में चला जाता है। डरकर क्या, दूसरी गली में चला जाता है। क्लियर? उपरोक्त कथन में कौन सा अधिगम है? उपरोक्त कथन में कौन सा अधिगम है? और उसमें आप पहला लिखें भाव अधिगम। ये देखो, ये डिस्ट्रक्शन है ना। जैसे ही भाव अधिगम लिखा तो आदमी का सबसे पहले दिमाग किस पे जाएगा कि उसको डर लगा। डर क्या है, भाव, तो वो तुरंत क्या कर देगा, उसको टिक कर देगा। अब आगे दिमाग हो गया ब्लॉक, क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है, स्ट्रेस। वो स्ट्रेस हमारे दिमाग को एक्टिव करता है, और एक्टिव करेगा तो दिमाग उसको प्रोसेस में लेगा, और प्रोसेस में लेगा तो क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने क्या देखा, भाव, तो तुरंत दिमाग में जो प्रेशर क्रिएट हो वो रिलीज हो गया कि नहीं हो गया। अब दोबारा वो प्रेशर बनना नहीं, मीनिंग समझिए। और जब तक वो दोबारा प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हम। अगर उस समय दिमाग में हल्का फुल्का कोई डाउट तो रह जाए तो प्रेशर बना रहता है, तो फिर तो हम वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को, वापस रिकॉल करते हैं ना, तब हो सकता है वो सही हो जाए। लेकिन अगर आप डेड श्योर हो गए कि यही सही है,
तो जिंदगी में वो 3 घंटे के दौरान वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता वापस, क्योंकि आपके दिमाग में जो प्रेशर बना था वो प्रेशर आपने वो ऑप्शन देखते ही क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आपने मान लिया कि ये तो मेरा क्या है, सही है, प्रेशर रिलीज हो गया। अब आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, ब्रेन शिथिल हो गया वहां पर। अब दूसरे क्वेश्चन का प्रेशर बन गया, और वो जो प्रेशर दूसरे क्वेश्चन का बना है वो आपको पहले वाले क्वेश्चन पे जाने ही नहीं देगा, और क्वेश्चन गलत हो गया। मैकेनिज्म समझ रहे हो, ब्रेन कैसे काम करता है एग्जाम हॉल में? समझ में आ रही बात? क्या हम गलतियां कैसे करते हैं, गलतियां 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 ही क्यों रह जाती हैं, हम संशोधन क्यों नहीं कर पाते हैं? और ये बड़े अनुभव के साथ सीखी है मैंने भी, खूब एग्जाम दिए हैं, जब तक ऐसे रहा कि हाँ अब देते रहना चाहिए, अभी भी देते हैं। किस चीज को सीखने के लिए? प्रेशर थ्योरी को समझने के लिए। एग्जाम हॉल में बच्चे की क्या मानसिकता होती है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अब ये कोई किताबों में थोड़ी लिखे हो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही तो है। वही क्लास में जब एग्जाम में बैठे हैं तब पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है, फिर क्या गलतियां की उस समय, क्या मानसिक स्थिति, उसको वापस रिकॉल किया, तब पता चला कि ऐसा होता है। दूसरा लिखो क्रियाधिगम, तीसरा संज्ञान अधिगम, और चौथा उपरोक्त सभी। तीनों लिखने, कोई से लिख लो, ऑप्शन चौथा होगा। नहीं नहीं, बोल्ड करता है ना, वो डिस्ट्रक्शन है, आपको डाइवर्ट कर रहा है वो। जैसे डर को बोल्ड कर दिया, समझ आई बात? तो आप किस पे चले गए, डर पे। आप किस पे नहीं गए, कुत्ते को देखा, वो सामान्य भाषा है, समझे चीज को। डर शब्द को इटैलिक में लिख दिया, सामान्य लैंग्वेज है, और डर शब्द को इटैलिक में लिख थोड़ा टेढ़ा बना के बोल्ड कर दिया। अब आप फोकस किस पे कर रहे हो? जाहिर सी बात है बोल्ड डर पे करोगे आप, लेकिन वो डर से उत्तर सही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो पूरा कोटेशन है ना, उसके आधार पर होगा ना। क्लियर? फिर वो लिखेगा रेखांकित शब्द के आधार पर, है ना, तो रेखांकन कर रखा, तब आपका उत्तर उसके अनुसार होगा। हम्म, हाँ बिल्कुल नहीं, बिना, जब तक भाव अधिगम का संज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ऐसे तो क्रिया अधिगम भी क्या है, वो भी डिपेंडेंट है। तीनों लर्निंग एस्पेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हाँ, पहले सबसे पहले ब्रेन के पास चीजें जाएंगी, ब्रेन उसको क्रिया में ले रहा है या किस में ले रहा, भाव में ले रहा है, वो ब्रेन का एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रकार हो गया है, अधिगम के प्रकार का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। क्लियर? अब आप कुछ परिभाषाएं हैं अधिगम की, वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे तो जनरल जो अर्थ है, प्रकृति है, परिभाषा है, विशेषताएं हैं, प्रकार हैं। ठीक है, ये अवधारणाएं, ये वाला टॉपिक तो हो गया भाई। पहले कल क्या करवाया था, अवधारणाएं करवाई, प्रकृति, विशेषता, अर्थ, ठीक है, फिर क्या करवा दिया आपको, प्रकार, और अब क्या हो गई, परिभाषाएं। तो एक जो जनरल पार्ट है लर्निंग का वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपके ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में 2 प्रकार के लर्निंग दे रखे हैं, एक व्यवहार अधिगम दे रखा है और एक संज्ञान अधिगम दे रखा है। व्यवहार अधिगम में 4 प्रकार आएंगे, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, हल का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का अधिगम सिद्धांत, और हम लेंगे हल का, पावलोव, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, और एक गुथरी भी लेंगे। क्लियर है बात? संज्ञान अधिगम में आपका कौन सा आएगा, एक तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्षकरणवाद, और एक आएगा गेस्टाल्टवाद, और एक लेंगे आपका टोलमैन की थ्योरी, एडवर्ड चैम्सफील्ड टोलमैन, इसका सिद्धांत। तो ये संज्ञान अधिगम में है। और फिर थर्ड पार्ट आ जाएगा अधिगम वक्र और अधिगम स्थानांतर, ये एक यूनिट है। ठीक है,
फिर दूसरी यूनिट किस में है आपकी किशोर अधिगमकर्ता का विकास, उसके अंदर आपका बाल विकास का अर्थ प्रकृति क्षेत्र है, और फिर उसके अंदर आएगा आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञान विकास। संज्ञान विकास में आपका जीन पियाजे आ जाएगा, है ना। शारीरिक विकास का जो एस्पेक्ट है वो आ जाएगा, निर्माणवाद में निर्मितवाद आ जाएगा, तो वो दूसरे एस्पेक्ट है। ये दो यूनिट जैसे विकास और अधिगमकर्ता की हो जाती है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी और दो पार्ट में दे रखा है, एक पेडागोजी दे रखी है और एक एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में 3 यूनिट है। मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र छोटा सा पार्ट है, बड़े पार्ट क्या है, लर्निंग और डेवलपमेंट 2, उसके साथ 2 छोटे छोटे पार्ट और दे रखे हैं, संवेगात्मक बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी का। फिर आईसीटी और पेडागोजी, तो मेरा पार्ट है, आईसीटी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर वाला पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। उस आईसीटी वाले पार्ट में से एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, वो मैं करवाऊंगा, वो मेरा पार्ट है, वो बहुत अच्छा करवाता हूँ। ठीक है, और शिक्षण संप्रदाय और पेडागोजी टीचिंग मॉडल्स अपन करेंगे, वो तो अपने हिस्सा ही है, तो वो थोड़ा सा उधर से वो जो भी 5-7 घंटे की क्लास जो कंप्यूटर का टीचर होता है वो लेगा, ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं। और अधिगम की परिभाषाओं में पहले लिखो आप परिभाषा में, वो लिखें आप गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड, वैसे पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन मतलब मैं आपको लंबे समय तक पढ़ा रहा हूं, मेरे व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में आने वाले, व्यवहारगत का मतलब होता है व्यवहार में होने वाले, आगत प्रत्यय है ना, तो व्यवहार में होने वाले या आने वाले परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। मतलब आप मेरे व्यवहार से अपने व्यवहार में कुछ भी सीखते हो, वो कोटेशन किसका है, गिलफोर्ड का। कल अपन ने बताया था कि अधिगम यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। वहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि मकड़ी और राजा की कहानी, बताया था कि नहीं बताया था। तो मकड़ी को देखकर राजा के व्यवहार में परिवर्तन आया था कि नहीं आया था, कि अगर मैं भी प्रयास करूंगा, जैसे मकड़ी प्रयास कर रही है और पत्थर पर चढ़कर अंत में चढ़ जाती है, तो मैं भी अगर प्रयास करूं तो अंत में मैं भी क्या हो जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा, है ना, मतलब विजयी हो जाऊंगा। इसका मीनिंग समझिए आप कि मकड़ी के व्यवहार को देखकर किसके व्यवहार में परिवर्तन आया, राजा के व्यवहार में परिवर्तन आया। क्लियर है। दूसरा शब्द लिखो, नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन, अनुभव और किससे, प्रशिक्षण से होने वाले क्या, व्यवहारिक परिवर्तन अधिगम है। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूं, इसको ध्यान दें। प्रशिक्षण शब्द को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। ये मेरा तरीका है, बाकी आप किसी भी तरीके से याद सिंपली रह जाए तो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। और प्रशिक्षण से होता है ट्रेनिंग। और आप गेट्स को बोलते हो तो आपका जीभ कहाँ अटकती है, बोल के देखो, गेट, है ना। तो टी, तो मैंने मेरे दिमाग में क्या बैठा लिया, टी फॉर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का मतलब क्या है, प्रशिक्षण। अब वो हर कोटेशन में तो प्रशिक्षण देगा नहीं शब्द, आपको इतना ही ध्यान रखना है, गेट्स में टी, टी फॉर ट्रेनिंग, मतलब जिसमें प्रशिक्षण आएगा उसका हल्का सा तुक्का लगा लो। बहुत बार विद्वान बनने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है ना। और दूसरी एक और बात बता दूं मैं, कोटेशन के मामले में आज तक कोई टीचर ऐसा नहीं बना जो डेड श्योर हो जाए कि कोटेशन आ जाएगा या नहीं आएगा। वो तो क्या करता है भाई, लमसम आसपास के जितने एक प्रचलित कोटेशन है उनको लिखवा देता है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो वो एक अलग फैक्टर है ना। इसमें फिर अपन किस्मत काम करती है कि कई बार तुक्का भी सही हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। क्लियर है बात। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाले क्या व्यवहारिक परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। फिर लिखे मर्फी के अनुसार, मर्फी के अनुसार मर्फी के अनुसार, एक तो होता है बर्फी, है ना, एक होता है मर्फी, है ना। तो मर्फी के अनुसार अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन, परिमार्जन को एक और शब्द होता है अर्जन, है ना, प्राप्त करना। अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का क्या परिमार्जन ही क्या है, अधिगम है। और मैं पिछले बैचों में इसको एक नाम लिखवाता था, मर्फी मार्जन, ये नाम लिखवा देता था किसमें, कोष्ठक में। और यही इस बार रीट लेवल फर्स्ट में कोटेशन पूछा है, यही पूछा है, ठीक है। और इस बार जो रीट के जो भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर के अंदर साइकोलॉजी का 10 क्वेश्चन थे, तो 10 के 10 लगभग, उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा था ये कोटेशन आना, बाकी तो सामान्य सारे सवाल आ गए थे, ये कोटेशन उसमें शामिल था। अनुभव, बार बार अभ्यास करोगे क्या होगा, अनुभव और व्यवहारिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ठीक है, नजरिए, व्यवहारिक नजरिए का क्या होना, अर्जन ही क्या है, अधिगम है। आप हमेशा जब किसी भी फैसले में बैठते हैं तो आप प्रिंसिपल फॉर्म, सैद्धांतिक बातों को कम कर देते हैं और व्यवहारिक बातों को क्या करते हैं, शामिल। कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है कि नीति तो ये कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा न करके थोड़ा सा हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, रियायत मान लो, छूट मान लो, या कोई कुछ भी मान लो, लेकिन उस प्रिंसिपल फॉर्म के निर्णय को लागू नहीं करते हैं। कौन से निर्णय को लागू करते हैं, व्यवहारिक। तो कई बार चीज़ों में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, व्यवहारिक। वो किसके अनुसार है, मर्फी के अनुसार। फिर लिखो स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन, उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया, हाँ कल लिखा था आपने, उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है, ठीक है। कल बताया था कि आदमी क्या करता है, कार्य करता है, कार्य करने से अनुभव प्राप्त करता है, प्राप्त अनुभव से क्या करता है, व्यवहार में संशोधन करता है या सकारात्मक परिवर्तन करता है। सबसे पहले यही तो बताया था कल, आदमी काम करता है, काम करने से क्या करेगा, अनुभव, अनुभव से
व्यवहार में क्या करेगा? संशोधन। जब दोबारा काम करेगा तो पहले वाली गलतियों को दोहराता है या हटा देता है? हटा देता है। तो व्यवहार में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? संशोधित व्यवहार से फिर से क्या करेगा? कार्य करेगा। फिर से कार्य करेगा तो फिर से अनुभव होगा और फिर से संशोधन होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया एक के बाद एक चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन। ठीक है। या एक कोटेशन और है इसी का, या इसकी इधर चल रहा है ना, या तथ्यों, सूचनाओं या प्रत्ययों का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण। यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही अधिगम नहीं है, ही अधिगम नहीं है। यह कुछ और भी है। यह कुछ क्या है? और भी है। इसको समझें। मान लीजिए जैसे अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? तो इस रिकॉर्डेड क्लास को दूसरा बैच आए उसमें भी चला दे, चला सकते हैं ना? जैसे एक टीचर हैं, संस्कृत के हैं और एक गणित के टीचर हैं यहाँ जयपुर में। अपनी अपनी व्यावसायिकताएं हैं, समय का अभाव होता है, अलग अलग चीज़ें, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं अपन। तो वो एक बैच में जैसे पढ़ा दिया, अब बच्चे दूसरा बैच आएगा तो उसी की रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं? दूसरे बैच में डाल देते हैं। बच्चे उसको देख कर चले जाते हैं, बैच पूरा हो जाता है ना? ध्यान से समझो। अब उस बैच में बिल्कुल जो तथ्य उसने पहले बैच में बताया वो वो तथ्य, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो तो एज इट इज बोलेगा, तथ्य भी बताएगा, सूचना भी बता देगा और कॉन्सेप्ट को समझा भी देगा। डिलीवरी हो गई, मतलब यांत्रिक प्रस्तुतिकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब वो टीचर खुद नहीं है लेकिन यंत्रों के माध्यम से प्रस्तुति हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है। इसको अधिगम नहीं कहते हैं, इस सूचनाओं का सिर्फ प्रस्तुतिकरण है। अधिगम कब होगा? जब सीखने वाला सामने हो और सिखाने वाला भी सामने हो। आपका कोई सवाल आया, ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया, इस बात की जांच कैसी होगी? तो फीडबैक लेना जरूरी है कि नहीं है? अब यहाँ पर मेरी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है और तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आया और मान लीजिए मैंने उस क्लास में कोई सवाल सोल्व भी करवाया है, लेकिन वो क्लास सोल्व जो मैंने करवाया है क्वेश्चन, वो तो उस बैच के लेवल के अकॉर्डिंग था और वो हो सकता है आपकी क्योरी हो ही नहीं। मैंने जो समझाया है, आपकी क्योरी क्या है? दूसरी है। और समझ में आया या नहीं आया, इस बात का फीडबैक कैसे पता चलेगा? फीडबैक कैसे पता चलता है? मैंने समझाया, मैंने फिर तुमसे कुछ पूछा और अगर तुम उस चीज को बता दोगे तो ये क्या हो गया? फीडबैक हो गया, प्रतिपुष्टि हुई कि नहीं? मैंने तुम्हारे दिमाग में फीड किया, ऐसे समझो। क्या किया? फीड किया। अब मैंने पूछा कि क्या फीड किया, वापस दो मुझे। इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक। फीड का मतलब होता है खिलाना, फीडिंग करना। मैंने तुम्हें सूचनाओं को आपके दिमाग में फिट किया। अब वो सूचना सही रूप से गई या नहीं गई, इसकी जांच करूंगा। तो जांच करूंगा तो मैं तुमसे वापस सवाल पूछूंगा, अगर तुम उस सवाल का उत्तर क्या दे दोगे? सही। इसका मतलब जो फीड हुआ है वो तुमने वापस लौटाया कि नहीं लौटाया? इसको बोलते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। जो मैंने आपके दिमाग में पुष्टि की है, दिमाग ज्ञान की, उसको मैं वापस क्या ले रहा हूं? वापस बात कर रहा हूं। अगर तुमने फीडबैक पॉजिटिव दिया है, फीडबैक क्या दिया है? पॉजिटिव, इसका मतलब सीख लिया गया। यस और नो? भाई फीडबैक पॉजिटिव कब आएगा? जब आपने सीख लिया तब आएगा या ऐसे आ जाएगा?
हाँ या ना? भाई पॉजिटिव फीडबैक कब आता है ये बताओ। जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है। और जैसे तुमने सही बताया तो तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज नहीं जाता है कि जिस काम के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ उस दिशा में मैं सही बढ़ रहा हूँ। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है या हताश होता है आदमी? मोटिवेशन मिलता है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक किसका काम करता है? मोटिवेशन का काम करता है। मीनिंग समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है, मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज जाएगा, एक कम्युनिकेशन करेगा दिमाग आपसे कि यार जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ ना उसकी दिशा में थोड़ा थोड़ा तो मैं बढ़ रहा हूँ। जैसे गुरुजी के साथ होता है, आप आर्मी पर्सन है, आर्मी से रिटायर्ड हैं और काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन से दूर है। तो शुरुआत में मुझे भी पता था, 2-3 दिन इनके बिल्कुल ऊपर से उड़ रहा था मामला। फिर मैंने इनको एक दिन पता लग जाता है ना कि हाँ क्या हो रहा है, मैंने इनको बाहर टटोल लिया, चला के पूछा, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया। अब धीरे धीरे अब एडजस्ट है, समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहे। आर्मी पर्सन की सबसे खास बात क्या होती है? उसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उनको एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है, स्टेबिलिटी, कि बने रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, स्टेबिलिटी सिखाते हैं। तो मैंने इनको यही कहा था, आप बस थोड़े से दिन दो, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। समझ में आने लग गया। जाके एक बार और पढ़ना होता है धीरे धीरे। हो क्या रहा है कि अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया और मैंने पूछा तो आपने क्या कर दिया? बता दिया। तो बता दिया है तो वही फीडबैक ही क्या है? पॉजिटिविटी है, और वही मोटिवेशन है। दूसरा फीडबैक का क्या प्रकार होता है? फीडबैक क्या होता है? अगर फीडबैक मान लीजिए क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। फीडबैक क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर? इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जो मैंने समझाया है वो बच्चे के समझ में नहीं आया, यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा, है ना? तो नेगेटिव फीडबैक टीचर को रिप्रेजेंटेशन के लिए कहता है। क्या कहता है? पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए। फिर मैं मेरी एक और अच्छी कोशिश करूंगा, दोबारा समझाऊंगा। अब दोबारा समझा के वापस क्या प्राप्त करूंगा? फीडबैक। भाई समझ में अब आया कि नहीं आया? फिर नहीं आया मान लीजिए, फिर कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा, और तीसरी बार कोशिश की तब आपके क्या आ गया? समझ में आ गया। तब तुम्हें स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? यार कोई कोशिश करने से आता तो है, चाहे लेट आया हो लेकिन आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक जो आता है वो टीचर को पुनः प्रस्तुति के लिए कहता है, और पुनः प्रस्तुति के बाद फिर से क्या प्राप्त किया जाता है? फीडबैक। और अगर फीडबैक पॉजिटिव हो गया तो वो मोटिवेशन का काम करेगा। अदरवाइज देखो, नेगेटिव फीडबैक से कमी का पता लगा कि नहीं लगा? इसलिए एक टीचर के लिए फीडबैक को प्राप्त करना सबसे अहम टूल माना जाता है। शिक्षण का सबसे बड़ा टूल, औजार है, वो है फीडबैक लेना। किसी भी सिस्टम में फीडबैक का होना क्या है? जरूरी है। फीडबैक हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। आप समझ में आ रही बात? क्या तथ्य, सूचनाओं और प्रत्ययों को यांत्रिक प्रस्तुतिकरण से फीडबैक मिल सकता है क्या? इसका मतलब वो अधिगम नहीं है। अब समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अधिगम कब सही होगा? जब आप और मैं क्या हो? आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो, मैं समझाऊं, आप समझो, और मैं फीडबैक लूं। और फीडबैक, अब आप टीचर से क्या सवाल पूछोगे और मेरे सामने तुम हो ही नहीं, तो मैं फीडबैक किसका लूंगा? इसलिए अब समझो, अब समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? तथ्यों, सूचनाओं और प्रत्ययों का क्या यांत्रिक प्रस्तुतिकरण क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। यह कुछ और भी है, और भी है, वो मैंने अभी बताया आपको। वो क्या है? वो एक फीडबैक प्रोसेस है जिसको कि रखा जाना चाहिए, तभी क्या होता है? अधिगम होता है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा हैवी था लेकिन वो समझना भी जरूरी था। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ये नहीं पता कर पाऊँ
कि कौन से पार्ट में कितना टाइम लेना है। आप निश्चिंत होकर मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ही नहीं बढ़ता हूँ। कई बार स्टूडेंट तो झिझक के मारे हाँ कर देता है कि ठीक है चलने दो यार, अब इसका भी क्या पूछेंगे, लेकिन जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता उन चीज़ों से तब तक मैं ही नहीं बढ़ता। और ये टीचर में एक कैरेक्टर होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि ये चीज़ समझ में आएगी या पता लग जाता है, और प्रयास भी उसी हिसाब से होने चाहिए कि आपको समझ में आया या ये टीचर को तो कम से कम पता लग जाता है, तभी तो वो टीचर है, अदरवाइज वो टीचर नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इस सब्जेक्ट में आप निकल ही नहीं सकते, ठीक है। 70% इसमें समझाने का पार्ट होता है, 30% ही इसको यूँ निकाल सकते हैं सामान्य रूप से, वरना तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो ये क्या है, स्किनर हो गया, तथ्यों, सूचनाओं और किसको, यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही क्या है, अधिगम नहीं है, यह कुछ और भी है। उसके बाद लिखो, फिर लिखें हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड हिलगार्ड के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापन ही, विपरीत परिस्थितियों में क्या, सामंजस्य स्थापन ही अधिगम है। विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापन ही क्या है, अधिगम है। सामंजस्य स्थापन ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। अगर आप एडवर्स कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, है ना, और ये ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है लाइफ की। आदमी की पहचान कब होती है, जब परिस्थिति विपरीत हो, ठीक है। उस समय आप कितनी देर तक बने रहते हो, ये आपका व्यक्तित्व है, ठीक है ना। ध्यान रखना, सूरज उगता है और छिपता भी है, आई बात समझ में। तो जब सुख जिंदगी में टिकता नहीं है तो दुख की क्या औकात है कि वो टिक जाए। चीज समझ में आई बात क्या कह रहा हूं। इसलिए अब उल्टा सोचो कि दुख की क्या औकात है, जब सुख ही नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकेगा, दुख भी चला जाएगा। और हमेशा एनवायरनमेंट से सीखो। सूरज ढलता भी है, इसका मतलब एक सुप्रीम पावर है सूर्य, कितना लाइट देता है, एनर्जी का, सब कुछ एनर्जी है, उसको भी छुपना पड़ता है। इसका मतलब जीवन में झुकना सीखना चाहिए, ठीक है। और फिर परिस्थितियों से लड़कर फिर से उगना चाहिए। झुको जरूरी हो वहां पर, और डटे रहो जहां जरूरी हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक सिंबॉलिक भाषा में हमें समझाती हैं। सूरज कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है, फिर भी मैं खुद रोज जलता हूं, तब जाके लोगों को रोशनी देता हूं। इसका मतलब अगर चमकना है सूरज की तरह तो जलना खुद को पड़ेगा, दूसरा तुम्हें अंदर कोई भी मोटिवेशन पैदा नहीं कर सकता। मोटिवेशन अंदर से आता है और आंतरिक मोटिवेशन ही काम करता है। भाई साहब, यूट्यूब पर वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, दैट इज टोटली टाइम पास। तो पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जब वो मोटिवेशन आएगा ना, उसका फील अलग ही होता है। एक तो तुम 2 घंटे रात को पढ़कर फिर सो, मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और एक तुम 2 घंटे मोटिवेशन वीडियो देख के सो, टेंशन तो उतनी ही है। पढ़ाई थोड़ी की है, जिस काम के लिए वो वीडियो देखा वो तो किया ही नहीं, आंखें थक गई, सो गए। तनाव तो वैसा का वैसा बना है। तो इस चीज को समझो। जो वहां ढूंढ रहे हो ना मोबाइल में, उसको 5-7 मिनट तक इंटरटेनमेंट का साधन रखो। मूल काम क्या करो, पढ़ाई वाला। मेरी तो सबसे बेस्ट थेरेपी है। मुझे जब नींद नहीं आती है तो मैं सबसे बोरिंग बुक उठाता हूँ साइकोलॉजी की, और उसमें से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। 5-7 मिनट तो मुझे ही नहीं समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उसके बाद वो दिमाग कह रहा है कि यार नहीं, ये तो गलत कर रहा है ना। फिर उसको समझने की कोशिश करता हूँ, या तो लंबे समय तक पढ़ लूंगा या फिर क्या हो जाऊंगा, सो जाऊंगा, ठीक है।
और जब तक इस प्रोसेस से गुजरता नहीं हूं तब तक नींद नहीं आती है, ये आदत में आ गया है। ठीक है, लास्ट लिखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार, हाँ, एक इसका एसोसिएट था, क्रो एंड क्रो कलीग्स थे, ये एक ही लैब में काम करते थे, और ये श्रीमान है ना, उत्कर्ष वालों ने इसको श्रीमती कर रखा है। ठीक है। मेल हैं दोनों। यार अगले माँ बाप की इच्छा थी, कुछ भी रख लिया। अब अपने भी तो डूंगर सिंह नाम रख देते, कौन सा डूंगर सिंह नाम होता है? भाई राबूड़ी, बाबूड़ी, कालिया, धोलिया, टोमी, है ना, तो ये सारे नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये कौन से सारे अर्थ नाम थोड़ी है कोई। अब करो, ठीक है, अमेरिकन भाषा है, क्रो एंड क्रो रख लिया, उसका अपन क्या कर सकते हैं। लिखो, आदतों, रुचियों, आदतों, रुचियों तथा अभिवृत्ति, आदतों, रुचियों तथा क्या, अभिवृत्तियों, तथा क्या, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अभिवृत्तियों का, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण या मनोवृत्ति का अर्जन ही, ठीक है, अधिगम है। अब देखो, आप पहले दिन जिस दिन आए थे उस दिन तुम्हारे लिए 3 से 4 घंटे निकालना क्या था, बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और फिर आपका हम टाइमिंग 5 घंटे, 6 घंटे, 7-8 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। धीरे धीरे आपको क्या पड़ जाएगी, आदत। क्लियर? आप में से खाना लगभग बनाना आता होगा सबको, आता है आपको खाना बनाना? आपसे तो पहले भी पूछा था मैंने एक दिन। हाँ, शादी के बाद खाना बनाना सीखा आपने तो पहले ही सीख लिया था। अच्छा, जिस खाने को आप शुरुआत में जब बनाते थे, 2 आदमी को खाना बनाना है, तो आपको 35 से 40 मिनट लगे होंगे, हो सकता है 1 घंटा भी लग गया हो शुरुआत में। मैनेज नहीं करना पड़ता है ना कि कब सब्जी कटेगी कैसे। लेकिन 5 साल 7 तक खाना बना लिया आपने, और उसके बाद में आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आप सुबह मॉर्निंग में कहीं आप ड्यूटी करते हो और आपको जाना है। क्लियर है? तो खाना आप 15 से 20 मिनट में आसानी से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? मेरे यहाँ जो मैड खाना बनाती है मेरा, वो 15 से 20 मिनट, भैया खाना खा लो। मतलब मैं शाम को 7 बजे खाना खाता हूँ, तो 6:30 आती है, और 7 बजे तो वो टेबल पे खाना लगा देते, भैया खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स, मैंने कहा यार अभी तो आई थी, बोलो भैया आपकी तरह 3-4 लोगों को और खिलाना है ना, वो सोसाइटी में आती हैं तो ऊपर नीचे फ्लैट है, तो उसमें तो बोलो आपको नहीं खिलाना मुझे, औरों को भी। अगर बोलो मैं ऐसे ही धीरे धीरे बनाते रहूँ तो फिर मेरे काम कैसा होगा? और फिर वो जो झाड़ू पोछे वाली, वो दूसरी आती है, वो मतलब आती दिखती है, कब उतरी कि वो ये नहीं पता चलता है कि आई फटाफट वो ये कर करा के बोले ये लो। क्या है ये? आदत। कोई भी काम करने से पहले जटिल होता है, मीनिंग समझ में आ गया? करने से पहले क्या होता है? करने से वो कार्य क्या होता है? सरल। बार बार करने से क्या हो जाता है? सरलतम। और अब एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें व्यक्ति को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और वो काम क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। क्लियर? अब मान लीजिए इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो 2-4 दिन से बात नहीं हुई है। अगर ये शुरुआत में खाना बनाने सीख रही हैं और हस्बैंड का फोन आ गया और खाना बना रही हैं, बोलो दोनों में से कौन सा काम होगा? या तो बात ही होगी या खाना बनेगा। अगर दोनों साथ चीजें होंगी तो रोटियां पक्की जलनी है, और हो सकता है सास का मूड उखड़ा हुआ हो तो सुन भी सकती है। दोनों हो सकते हैं ना? ठीक है,
नेचर नहीं बदलनी चाहिए आदमी की, प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। कल बताऊंगा, एक बात है ना, आप नहीं है, थोड़ा सा लिख से हट जाएंगे। लेकिन इनको 5 साल हो गए हैं खाना बनाते हुए। अब हस्बैंड का फोन आ गया, 4-5 दिन से बात नहीं हुई, तो बात करनी भी जरूरी है और खाना बनाना भी जरूरी है। मे भी हो सकता है ससुर जी डायबिटिक हो और तुरंत खाने की आवश्यकता हो, तो अब खाना भी बनेगा और बातें भी होंगी। हाँ, दिमाग कहाँ है? बातों में है कि नहीं है? खाना किससे बन रहा है? मांसपेशियों से। समझे चीज को? क्योंकि इन मांसपेशियों को लंबे समय तक काम करने से क्या पड़ गई है? आदत। और जो काम पहले ब्रेन से हो रहा था, वो काम केवल किससे हो रहा है? मांसपेशियों में ब्रेन का विकास हो गया। ऐसा नहीं कि नया दिमाग यहां बन गया हो, वो नहीं है। मांसपेशियों ने उस काम को क्रियात्मक अधिगम के माध्यम से क्या ले लिया? आदत में ले लिया। और अब आप जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, फोन आ गया तो आराम से मैं कोई इजी वे में कभी देर तक, जैसे कई बार मजबूरी है, मैं लेट जाता हूँ, थोड़ा ऑफिस पढ़ा के जाता हूँ ना, तो लेट जाते हैं, तो फोन आते रहते हैं, तो किसी को ये थोड़ी पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ। फोन पे है ना, इसका मतलब ऑफिस हूँ। और मैक्सिमम काम होते रहते हैं और गाड़ी भी चलती रहती है। मीनिंग समझे इस चीज़ का? क्योंकि पैरों को आदत पड़ गई है, दिमाग बातों में है, लेकिन कब ब्रेकर आया और पैर ने क्या किया? क्या लिया? क्लच लिया, ब्रेक लगाया, गियर डाउन किया, फिर वापस ब्रेकर को पार किया, फिर चल दिए। साइड लेनी है और कुछ भी करने, फोन रख के साइड लेते हैं या ऐसे चलते रहते हैं? मीनिंग समझे इस चीज़ का? क्यों? क्योंकि जब लंबे समय तक आप ड्राइविंग कर लेते हैं, तो अब आप में किसका विकास हो गया है? आदत का। तो काम करने से पहले जटिल, करने के बाद सरल। 15-20 दिन तक खाना बना रहे तो धीरे धीरे सरल होता जाएगा ना, और अंत में काम सरलतम हो जाता है बार बार करने से। और अंत में ऐसी स्थिति होती है कि उसको काम को करने के लिए ना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और न ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, और काम आसानी से हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? आदत। जैसे खेत में शुरुआत में जाते हैं तो रास्ता लंबा लगता है, और वही रास्ता वापस आते समय क्या लगता है? छोटा लगता है। और कई दिनों तक खेत में चले जाएंगे तो अब खेत में आना जाना बाएं हाथ का खेल होगा, तुरंत चले जाओगे। यस और नो? कारण आदत। ठीक है? आपने शुरुआत में जब आर्मी में गए थे तो दाढ़ी बनाते समय जोर आया होगा, समय लगता होगा, और उसके बाद जब 10-12 साल तक सर्विस कर ली होगी तो 3 या 4 कट में दाढ़ी बन जाती होगी। 1, 2, 3 और 4। मुश्किल से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये 1.5 से 2 मिनट में पूरी क्लीनिंग कर सकते हैं चेहरे की। हो सकती है दाढ़ी 2 मिनट में आराम से हो जाती है। वही चीज अगर अपन सामान्य आदमी जिसको आदत नहीं है रोज दाढ़ी बनाने की, उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। कारण आदत। ठीक है? इनको अगर सुबह 5 बजे उठने की आदत पड़ गई है, रिटायरमेंट के बाद भी ये अपने घर वालों को परेशान करते हैं, न खुद सोते हैं न उनको सोने देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। कारण आदत। घर वाले कहते हैं सो जाओ, ये सिविल लाइफ है, आर्मी की लाइफ नहीं है। ऐसा हुआ होगा कभी कभी, हुआ है ना? और इससे मतभेद भी उभरे होंगे। हाँ, तो वो तो फिर एक आर्मी कोड लागू हो जाता है ना घर पे, अगले को भी आदत पड़ गई है। हाँ, कुछ कहने से होने से कुछ होना तो है नहीं, चलो अपन ढल जाते हैं ऐसे। तो ये सारी चीजें, आदतें व्यक्ति को सरल बनाती हैं, ध्यान रखना। आदतें काम को आसान बना देती हैं, आदतें व्यक्ति को नियमित बनाती हैं, आदतें व्यक्ति को अनुशासित बनाती हैं। ठीक है ना? तो आदत बनना बहुत जरूरी है। बाकी 15 मिनट बाद मिलेंगे अपन, चाय पानी पी लो, जो भी आपको कुछ करना है। ठीक है? उसके बाद अपन अधिगम के सिद्धांतों पर चलेंगे, है ना, लर्निंग थ्योरीज पे आ जाएंगे, व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक पे आएंगे। धीरे धीरे पड़ जाएगी आदत, लंबे समय तक बैठने की भी पड़ जाएगी, चीजें समझने भी, बहुत प्रॉपर वे में होगा काम।